कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। जी बहन जी, ये मेरी बेटी नीलिमा। दीपेंद्र जी बोले। जी जी, मैं जानती हूँ इसे, बहुत प्यारी बच्ची है। मैं पहले इससे मिल चुकी हूँ। भाई साहब, बस मुझे तो कुछ और पूछना ही नहीं है। आप तो बस अपनी बच्ची मेरी झोली में डाल दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपना आंचल दीपेंद्र जी के आगे फैलाते हुए कामिनी जी बोली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो बस नीलू को बहू बनाने के लिए जैसे ललायत थी। जी बहन जी शुक्रिया, लेकिन ये शादी का मामला है, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना तो मुनासिब नहीं होगा। आप भी अपने बेटे से ठीक से पूछ ले, हम भी लड़के से एक बार मिल ले। बाकी तो रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, जो ईश्वर को मंजूर होगा हो जाएगा। दीपेंद्र जी बोले। हाँ जी, आप आइए ना हमारे घर, हमारा घर बार देखिए। विक्रांत, मेरे बेटे से मिलिए, बहुत समझदार बेटा है मेरा, पूरा घर उसी ने संभाला हुआ है। आपको उससे मिलकर खुशी ही होगी। बस मेरी तो यही गुजारिश है, मुझे मायूस ना कीजिएगा। जी जरूर आएंगे आपके घर। अभी फिलहाल मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए इजाज़त चाहूँगा। रेखा, नीलू बेटा, आंटी को बिना चाय नाश्ते के जाने नहीं देना। इनकी आवभगत में कोई कमी ना रहे। तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि गर्मी में पैदल चलते हुए प्यास से परेशान होकर मैंने एक अनजान घर का दरवाज़ा खटखटाया था। ये वही घर है और नीलिमा ही वो अप्सरा है जिसको मैंने विक्रांत की दुल्हन के रूप में चाहा था। सचमुच बहुत संस्कारी प्यारी बच्ची है। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया जो उसने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। कामिनी जी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उनकी बातें सुनकर दामिनी ने उन्हें शांत कराया। देखो, ऐसी उतावली ना बनो, तुम्हारा बस चले तो लगता है तुम तो अभी लड़की का हाथ पकड़ उसे घर ले आओ। दामिनी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ सच में, अच्छा थोड़ा धीरज रखो, वो यहीं आ रही है। दामिनी बोली। नीलू ट्रे में नाश्ते का काफी सामान ले आई थी, जो वो कामिनी जी के सामने टेबल पर लगाने लगी, जबकि कामिनी जी तो एकटक प्यार से उसे ही निहारी रही थी। अरे शुरू कीजिए ना, नीलू प्लेट में परोसकर दो आंटी को। रेखा चाय टेबल पर रखते हुए बोली। आंटी, ये सैंडविच, ये कटलेट सब नीलू ने ही बनाए हैं, आप खाकर देखिए। वाह, ये तो लाजवाब है, कामिनी जी ने खाते हुए कहा। लेकिन बेटा, इतना सब क्यों बना लिया? अरे आंटी, कुछ खास नहीं है, रेखा बोली। रेखा और नीलू ने वाकई उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा बेटा, आप लोग जल्दी आना घर, और बस मुझे मायूस ना करना। मुझे तो बस अपनी बेटी को अपने घर ले जाने की जल्दी है। कामिनी जी विदा होते हुए रेखा से बोली। जी आंटी, जरूर जल्दी ही आएंगे। आंटी तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन तुम उनसे कब मिली? अरे दी, मैंने एक बार बताया था ना कि एक अनजान महिला ने दरवाज़ा खटखटाया था पानी के लिए, तो मैंने उन्हें अंदर बुलाकर पानी, नींबू पानी, शरबत पिलाया था। ओ हाँ, तुमने बताया था, कोई भले घर की महिला थी। अच्छा तो ये थी। देखो, ईश्वर भी कैसे मिलाता है। आंटी तो अच्छी लग रही है, बाकी सब भी ठीक लग रहा है। बस एक ही कमी है कि लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। सबके चले जाने पर दोनों बहनें आपस में वार्तालाप कर रही थी। कम पढ़े लिखे ही ठीक, उसका इशारा तुषार की ओर था। शिक्षा पढ़े का कोई मापदंड नहीं रह गया लोगों को समझने का। नीलू बोली। मुझे तो आज पूछो मत क्या खुशी मिली है। अरे मैंने तुझे बताया था ना कि एक बार एक अनजान घर का मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, तो एक परी जैसी लड़की ने बहुत आवभगत की थी। अरे उसी का रिश्ता आया है। कामिनी जी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इतनी सुंदर लड़की, ऐसे संस्कार। बस माँ, आप तो वो जो पहले एक लड़की को देखने गए थे उसके लिए भी ऐसे ही कहते थे। गरिमा बोली। अरे नहीं, इस लड़की के सामने तो वो कुछ भी ना थी। कामिनी जी टेबल पर खाना लगाते बोली। तभी विक्रांत भी आ गया और उसको परोसते हुए बोली। बेटा, तेरी तो किस्मत खुल जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है इस लड़की में? अरे मत पूछ, तू तो देखेगा तो देखता रह जाएगा। हूर है हूर। और
एमए तक की पढ़ी है, लेकिन कोई घमंड नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है। कामिनी जी की तो तारीफें करते जुबान नहीं थक रही थी। अच्छा माँ, अगर वो हूर है तो उसे जन्नत में रहना चाहिए या जहन्नुम में आकर क्या करेगी? प्रशांत ने शरारत से कहा। वो यहाँ आ गई ना तो इस घर को भी जन्नत बना देगी। दामिनी, तुम इस वक्त यहाँ? अरे तेरा फोन नहीं लग रहा था और मुझे इसी तरफ कहीं जल्दी पहुँचना है, तो सोचा मैं खुद ही तुझसे मिलते हुए जाती हूँ और खबर भी कर दूंगी। दरअसल आज वो लड़की के पिता और बहन तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तो तुम विक्रांत को फ़ोन कर दो, जल्दी घर आ जाए। ऐसे अचानक? ओ, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है, कैसे क्या करूँगी? वो लोग पहली बार आ रहे हैं और घर की दशा देखो। कुछ आगे रखने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं, क्या करूं? अच्छा, तुम तो साथ रहोगी ना? कामिनी जी पर घबराहट हावी हो रही थी। उन्होंने दामिनी से पूछा। नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाना होगा, तुम अपनी तैयारी देख लो, कहते हुए दामिनी बाहर निकल गई। हे भगवान, क्या करूं? कामिनी जी अपने आप से बड़बड़ा रही थी। गुड्डी, ओ गुड्डी, जल्दी जल्दी कर, घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, ठीक करने में मेरी मदद कर। और सुन, विक्रांत को फ़ोन कर दे, जल्दी आ जाए, उससे मिलने लड़की वाले आ रहे हैं और प्रशांत को भी ले आए, कुछ खाने पीने का सामान भी मंगाना होगा। हेलो भाई, आपसे मिलने लड़की वाले आ रहे हैं, इसीलिए माँ ने कहा है आज जल्दी घर आ जाना और प्रशांत भैया को भी भेज दो, उनके आगे रखने के लिए घर में कुछ नहीं है, सो मंगाना होगा। ऐसे बिना बताए अचानक आ रहे हैं, देखूंगा, मुझे टाइम मिला तो आ जाऊंगा और परेशान नहीं आ सकता। चाचा से अकेले में दुकान नहीं संभलती है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी मंगाने की, जो है वही परोस दे उनको। लेकिन भाई, वो लोग तो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप तो जल्दी आ जाना, गरिमा ने फिर मिन्नत भरे अंदाज में कहा। हाँ ठीक है, मुझे बहुत काम है, जैसे टाइम मिलेगा आ जाऊंगा। इतना कहते विक्रांत ने फ़ोन काट दिया। घर की हालत सचमुच पस्त थी। कामिनी जी से तो घबराहट में कुछ भी नहीं हो रहा था। गुड्डी आंगन झाड़ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, तो वह वैसे ही हाथ में झाड़ू लिए दरवाज़ा खोलने लगी। जी कहिए, किससे मिलना है? दरवाजे पर अनजान लोगों को देखकर वो बोली। वो कामिनी जी से। दरवाजे पर रेखा दीपेंद्र जी के साथ खड़ी थी। गरिमा वहीं से माँ को आवाज़ें देने लगी। रेखा और दीपेंद्र दरवाजे से अंदर आए। आंगन में अभी कचरा फैला हुआ था। घर के अंदर पहुँचे तो अस्त व्यस्त घबराई सी कामिनी जी ने स्वागत किया। आइए आइए बैठिए। सोफा कवर भी अलग अलग सा चढ़ा था, पर्दे उल्टे सीधे टंगे थे, कमरे में सामान इधर उधर फैला था। रेखा और दीपेंद्र जी ये सब देखते हुए अभिवादन कर चुपचाप सोफे पर बैठ गए। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कामिनी जी ने वहीं उनके साथ सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं आंटी, आसानी से ही पता मिल गया था। गरिमा, शरबत लाओ बेटा, कामिनी जी ने बैठे बैठे ही आवाज़ें लगाई। आंटी, आप तकल्लुफ़ ना करें। नहीं नहीं बेटा, तकल्लुफ़ कैसा? तभी गरिमा ट्रे में 2 गिलास शरबत के लबालब भरे हुए लेकर आ गई। ट्रे को ही आगे करते हुए उसने एक हाथ से शरबत का 1 गिलास उठाकर दीपेंद्र जी को देना चाहा, तो थोड़ा शरबत उसके हाथ से दीपेंद्र जी के कपड़ों पर छलक गया। अरे क्या करती हो, कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती तुम? कामिनी जी ने गरिमा को डांटा। कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्ची है, कहते हुए दीपेंद्र जी ने रुमाल से अपना कुर्ता साफ करने लगे। आपके सुपुत्र घर पर नहीं है? उन्हें खबर थी ना कि हम आने वाले हैं उनसे मिलने? दीपेंद्र जी ने पूछा। जी हाँ, वो दुकान में है, उसे खबर कर दी थी, आता ही होगा। वो इस तरह अचानक आपके आने की खबर मिली ना, तो वो तो सुबह से ही दुकान गया हुआ है ना। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे, उनसे मिलकर ही जाएंगे, आप फिक्र ना करें। अरे गरिमा, भाई को फ़ोन करके बोल जल्दी आ जाए, सब वेट कर रहे हैं। और सुन, चाय चढ़ा दे और भाई से बोल कुछ गर्म नाश्ता लेकर आए, चाय के साथ रखने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। कामिनी जी ने किचन में आकर गरिमा से कहा। भाई, वो लोग आ चुके हैं, आप जल्दी आइए, और माँ ने कहा है साथ में कुछ
गरम नाश्ता लेकर आना। आ जाऊंगा, मैं कोई यहाँ बेला नहीं बैठा हूँ, बहुत काम है मुझे। उनको पहले से बताना चाहिए था ना आने के बारे में। और मैं कुछ नहीं लाने वाला, जो घर में है वही रख दो चाय के साथ। लेकिन भाई घर में तो कुछ भी नहीं है चाय के साथ रखने के लिए, आप समोसे। परंतु विक्रांत ने बीच में ही बोलते हुए कहा, तो ऐसे ही खाली चाय रख दो। फोन काट दिया। विक्रांत शॉप में लगे आईने में खुद को देखते हुए संवर रहा था कि तभी सागर आ गया। क्या बात है, बड़ा खुद को संवर रहे हो विक्रांत। वो घर पर लड़की वाले आए हैं, माँ ने जल्दी बुलाया है। अरे वाह भाई, तो ठीक है ना, करने दो उनको इंतजार। देख भाई, मेरी बात गांठ बांध ले, ये लड़की वालों को ज़्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, अपनी वट बनाकर रखना सदा। अगर जरा सी ढील दी ना तो ये लोग कोई इज्जत नहीं करते, फिर ना ही बार बार उनके घर जाने की जरूरत है। शुरू से ही दबा कर रखना, अकड़ कर बात करना। मुझे देख, मैं कभी तेरी भाभी के साथ ससुराल नहीं जाता, वो लोग बुलाते रहते हैं, पर मैं तेरी भाभी को भेज देता हूँ, खुद नहीं जाता। विक्रांत ने मित्र की बात को बड़ी संजीदगी से लिया। गरिमा, इतनी देर हो गई, तूने फोन किया भाई को? कामिनी जी ने किचन में आकर गरिमा जो चाय बना रही थी उससे पूछा। हाँ माँ, लेकिन भाई बोले फुर्सत मिलती है तो आता हूँ, बहुत काम है। और बोले वो कोई नाश्ता नहीं लाएंगे, ऐसे ही चाय रख दो। चाय भी देखो ना, इतनी देर से पकते कैसी काली हो रही है। उफ, ये लड़का, अब क्या करूँ। कितनी शर्म की बात है कि कुछ खाने का सामान नहीं है। ठीक है, तो खाली चाय ही कप में डालकर ले आ, अब क्या कर सकते हैं। कामिनी जी हाथ मलते परेशानी में बोली। गरिमा ने चाय लाकर टेबल पर रख दी। भाई साहब, मैं बहुत सादा तबीयत की हूँ, मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती है। इतने कम समय में मैं कुछ बना भी नहीं पाई। गरिमा तो बच्ची है, माफ़ी चाहती हूँ मैं। कामिनी जी की बात बीच में काटते हुए रेखा बोली। अरे आंटी, आप क्यों टेंशन ले रही है, चाय की भी जरूरत नहीं थी, शरबत तो लिया हमने। नहीं नहीं, मैं आप लोगों की कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। दीपेंद्र जी ने घड़ी देखते हुए धीरे से रेखा से कहा। हमें यहाँ बैठे लगभग 1 घंटा होने को है, बहुत देर हो गई अब तो। फिर वो कामिनी जी से बोले, काफ़ी समय हो गया है, लगता है आपके बरखुरदार निकल नहीं पा रहे होंगे काम में से। हाँ, देर तो हो गई है, गरिमा ने भाई को फ़ोन करके बता दिया है आपके आने के बारे में, बस आता ही होगा। वो सड़कों पर ट्रैफिक भी तो बहुत होता है ना। हाँ, सो तो है, इस वक्त तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। खैर, हम फिर आ जाएंगे, काफ़ी लेट हो गया है तो। अरे नहीं नहीं, बस आता ही होगा, थोड़ी देर और रुक जाइए, कामिनी जी प्रार्थना सी करते हुए बोली। तभी गरिमा बोल उठी, वो भैया आ गए हैं। विक्रांत जैसे ही बैठक की ओर बढ़ने लगा, उसे सागर की कही बातें याद आने लगी कि अकड़ कर रहना, ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं। तो उसके हाव भाव बदल गए। अकड़ के साथ उसने कमरे में एंटर किया, कोई अभिवादन दिए बगैर आकर सोफे पर बैठ गया। दीपेंद्र जी ने ही उठकर हाथ मिलाया। काफ़ी देर हो गई आपको आने में। हाँ, अब कारोबार में व्यस्तता तो रहती है, नौकरी तो है नहीं कि गए ना गए तो कोई भी बहाना बनाकर घर में बैठ गए। व्यवसाय में तो मेहनत लगती है। माँ का क्या है, बस फ़ोन कर दिया जल्दी आ जाओ, मैं कोई खाली थोड़ी बैठा रहता हूँ। विक्रांत अपने मित्र के कहे में आकर अकड़ कर बड़े खड़े स्वर में बोला। रेखा और दीपेंद्र जी ने एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कुछ ज़्यादा बातचीत फिर नहीं हुई, अतः रेखा और दीपेंद्र जी इजाज़त लेकर निकल आए। निकलते समय कामिनी जी ने फिर रेखा से कहा कि इस रिश्ते को तवज्जो जरूर दें, उसे निराश ना करे। विक्रांत भी बहुत साफ दिल का है, बातें बनाना उसे नहीं आता। रेखा ने यह कहकर कि जल्दी ही आपको विचार करके बताते हैं विदा ली। रेखा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। कौशल्या और दीनदयाल जी वहीं बैठे थे। कौशल्या ने पास रखा मिठाई का डब्बा खोलकर रेखा के आगे करते हुए कहा, लो मुंह मीठा करो, अलका का रिश्ता पक्का हो गया है। रेखा ने एक पीस उठाकर मुंह में रखा तो कौशल्या बताने लगी, बहुत अच्छा लड़का है, MBA है, अलका की फ्रेंड आशा का भाई है,
देखने में भी स्मार्ट है, घर बार तो हमारा देखा भाला है ही। उन लोगों को अलका बहुत पसंद है, बचपन से ही देख रहे हैं उसे। वो लोग तो शादी भी जल्दी करने को कह रहे हैं। कौशल्या अपनी खुशी में ही जैसे झूम रही थी। अच्छा बेटा, वो जो आप लोग लड़का देख रहे थे नीलिमा के लिए, वह लड़का कैसा है? दीनदयाल जी ने कौशल्या के आगे बोलने से पहले ही झट से रेखा से पूछ लिया। कौन लोग हैं? कुछ बात बनी? जी, लड़का तो ठीक ही लगा। तभी कौशल्या रेखा की बात काटते हुए बोली, अजी ये वही लड़का है, अनपढ़ किराना स्टोर वाला, जिसका रिश्ता आपकी ज्योति मैडम हमारी अलका के लिए लाई थी। इन लोगों की बराबरी ही के है, ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं है। मैंने ही ज्योति से कहकर इसकी बहन के लिए बताया था। ओ वो लड़का हीरा है, हीरा। मैं तो उससे मिल चुका हूँ ना। इस एज में अपना इतना बड़ा कारोबार चलाना बहुत बड़ी बात है। बातचीत में, संस्कार में बहुत अदब वाला बच्चा है। उसकी मार्केट में बहुत अच्छी साख है। थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, अपने व्यवसाय की तो समझ है ना। ज़्यादा पढ़ाई करके बेरोजगार रहने से तो बहुत बेहतर है। दीपेंद्र जी ने क्या सोचा है, हाँ कर दी कि नहीं? जी अभी कोई जवाब नहीं दिया है। घर वाले तो बहुत सादा स्वभाव के हैं, अच्छे हैं। पापा पहले लड़के की ओर जानकारी लेना चाह रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। आंख मूंद करके रिश्ता तय कर सकते हैं। मैं बात करूंगा दीपेंद्र जी से। वैसे नीलिमा बिटिया को तो कोई ऐतराज नहीं इस रिश्ते से? दीनदयाल जी ने पूछा। आखिर वो एमए पास है। नहीं पापा जी, नीलू को अपने बड़ों पर पूरा भरोसा है। पापा जो फैसला लेंगे उसे मंजूर होगा। गुड, ये है असली शिक्षा और संस्कार। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जितनी देर तक दीनदयाल जी रेखा से बात करते रहे, कौशल्या चिढ़ में उन्हें घूरती रही। जैसे ही रेखा वहाँ से हटी, वो दीनदयाल जी पर बरस पड़ी। क्या जरूरत थी उस अनपढ़ के इतने कसीदे पढ़ने की? वो आपको हीरा लग रहा है और अपने होने वाले दामाद के बारे में एक शब्द मुंह से नहीं निकला। देखो कौशल्या, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिद के कारण मैं इस रिश्ते के लिए माना हूँ, वरना एक बेरोजगार को कौन बेटी देगा? उसकी उम्र भी नौकरी की निकलती जा रही है। जिस उम्र में उसे अपने करियर के प्रति सजग होना चाहिए था, वो बड़ी नौकरी के आने के सपने देख रहा है। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? ऐसे बैठे बिठाए थोड़ी नौकरी चल कर आएगी। लाट साहब को छोटी मोटी नौकरी करनी नहीं है। तुम्हारा दिमाग बेटी के प्रेम में खराब हो चुका है। वो भले बुरे की समझ खत्म हो गई है। आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। कौशल्या का खाना हो चुका था। वह गुस्से में वहाँ से उठ गई। हेलो जी, नमस्कार। सब ठीक है जी, आप सुनाए क्या हाल चाल है? जी जी, ओ अच्छा अच्छा। अरे शुक्रिया भाई साहब, आपने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। अब मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। जी ओके, रखता हूँ फ़ोन। कहते हुए दीपेंद्र जी ने फ़ोन बंद कर दिया। दी पापा आइए ना, आपकी चाय ठंडी हो रही है। नीलू ने आवाज़ दी। हाँ बेटा, बस आ ही रहा हूँ। दीनदयाल भाई साहब का फ़ोन था। इस लड़के की बहुत तारीफ कर रहे थे। दरअसल वो अलका के लिए ये रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन कम शिक्षित होने से अलका नहीं मानी। हालांकि इनको ये रिश्ता बहुत पसंद था। ये मिले भी थे लड़के से उसकी शॉप पर जाकर और अच्छी तरह उसके बारे में पूछताछ भी की थी। दीपेंद्र जी नीलू को बता रहे थे, लेकिन नीलू चुपचाप मुंह नीचे किए सुनती रही। नीलू बेटा यहाँ आओ मेरे पास। दीपेंद्र जी नीलू को अपने पास बैठाते हुए कहा, देखो बेटा, बहुत सीधे लोग हैं, कोई दिखावा नहीं है। लड़का तुमसे कम शिक्षित है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? जो तुम चाहोगी वही होगा। सारी बातें तुम्हारे सामने स्पष्ट हैं। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं लड़के के कम शिक्षित होने से। पापा, आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा। आप मेरे लिए जो भी ठीक समझेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरी शादी के लिए ये घर गिरवी नहीं रखेंगे बस। अरे नहीं बेटा, ये लोग तो इतने सादा दिल हैं कि 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे विदा कराना चाहते हैं। कामिनी बहन जी तो बहुत सीधी और स्वभाव से भी बहुत सरल, बहुत अच्छी महिला है।
लड़का थोड़ा कम बात करने वाला है, ज़्यादा मैनर्स दिखावा नहीं, एकदम स्पष्ट और मुंह पर बोलने वाला है। शायद थोड़ा कम शिक्षा कारण हो सकता है इसका, लेकिन जिम्मेदार है, अपने कारोबार में वेल सेटल्ड है। जी, जैसा आप उचित समझे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शाबाश बेटा, जीती रहो। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। मुझे पता है जिस घर जाओगी उस घर को स्वर्ग बना दोगी। ठीक है, मैं रेखा और आकाश से सलाह कर लेता हूँ। क्या बात है बरखुरदार, आज हमारा विक्रांत भाई नजर नहीं आ रहा? सागर ने गल्ले पर बैठे प्रशांत को देखकर पूछा। वो किसी काम से बाहर गए हैं। प्रशांत ने रजिस्टर में हिसाब लिखते बिना सर उठाए सपाट जवाब दे दिया। और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अर्जुन ने पूछा। ओह हाँ, तुम्हारा तो कॉलेज छूट गया है ना? तुरंत कटाक्ष करते हुए अर्जुन बोला। वैसे अच्छा ही हुआ, पढ़ लिख कर किसी और की नौकरी करने से तो अच्छा है ना, अपनी दुकान पर ही काम करो। प्रशांत की दुखती रग पर हाथ धरने से वो तिलमिला उठा, लेकिन खून के घूंट पीकर चुप रह गया। अच्छा ये लो लिस्ट, सामान निकलवा दो। सागर ने लिस्ट प्रशांत को थमाई तो प्रशांत ने चाचा को आवाज लगाई। ये सामान निकाल कर बिलिंग कर दो। ये लीजिए, 3-4 थैले सामान से भरे लाकर चाचा ने काउंटर पर प्रशांत के पास रखते हुए बिल प्रशांत को दे दिया। 3045 का बिल बना है, आप पेमेंट कर दो। हाँ हाँ, मेरे हिसाब में लिख लो, कर दूंगा क्लियर। सागर ने लापरवाही से कहा। माफ़ करें, पिछले 6 महीने से तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप पेमेंट करें और सामान ले जाए। प्रशांत ने 2 टूक जवाब दे दिया। तुझे हमारे और तुम्हारे बड़े भाई के संबंधों का पता नहीं है, इसीलिए इतनी बात कर रहे हो? मुझे पता करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इस वक्त मैं यहाँ हूँ, भाई नहीं। पैसे दो, सामान ले जाओ, बात खत्म। बहुत तेवर चढ़े हैं, ये ले पैसे रख और सामान भी। हम विक्रांत से ही हिसाब करेंगे और सामान लेंगे, चल बे। सागर ने गुस्से में तिल मिलाते हुए जेब से कुछ पैसे निकालकर प्रशांत के हाथ पर रखे और अर्जुन के साथ वहाँ से चला गया। चाचा ये सामान अंदर रख लो, प्रशांत ने सामान से भरे थैले की ओर इशारा करते हुए चाचा से कहा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, इन मुफ्तखोरों को मुंह पर सुनाकर। आकाश, तुम अब ऑफिस में छुट्टी के लिए कह दो, तुम्हारी बहन की शादी है, बहुत काम है। और देखो जी, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। दहेज के लिए मैंने ये लिस्ट बनाई है, एक बार देख लो। कौशल्या ने आकाश और दीनदयाल जी दोनों की ओर लिस्ट बढ़ा दी। क्या ये सब उन लोगों की डिमांड है? अरे वो कोई गिरे पड़े लोग थोड़ी हैं जो दहेज की मांग करेंगे, रईस और खानदानी लोग हैं। ये सब तो मैं अपनी इच्छा से अपनी बेटी को दूंगी, आखिर हमारा भी कोई स्टेटस है। हाँ हाँ, स्टेटस मेंटेन करो, चाहे दामाद बेरोजगार ही क्यों ना हो। अनपढ़ तो नहीं है ना, इतना पढ़ा लिखा है कि जो खुद चल कर आएगी उसके पास। कौशल्या तुनक कर बोली। आकाश, तुम अपने ऑफिस में शिवम के लिए जॉब देख दो ना। और हाँ सुनो, कल मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए ले आना। माँ, मेरे ऑफिस में कहाँ वैकेंसी निकलेगी? और रह गई पैसों की बात, तो मेरे पास इतना कहाँ है। अच्छा, साली की खरीदारी के लिए पैसे थे, अपनी बहन के लिए नहीं है। ऑफिस से लोन ले लो, बस मुझे पैसे चाहिए। माँ, नीलू की खरीदारी में मैंने कोई खर्च नहीं किया है। वैसे भी पापा भी और नीलू भी इतने खुददार हैं, तुम तो जानती ही हो। और ऑफिस से लोन तो अभी तो जो लोन मैंने अपनी शादी के समय पर लिया था, अभी तो वही चुकता नहीं हुआ है, और कहाँ से मिलेगा? आकाश झुंझला कर बोला। लो देखो, अपनी शादी के लिए लोन ले सकता है, लेकिन अपनी बहन की शादी में
कोई हेल्प नहीं करनी है। आकाश माँ की बातों से परेशान होकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। कौशल्या, तुम भी कमाल करती हो। वो अपनी शादी के लिए लोन क्यों नहीं ले सकता? तुम बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल देती हो। 3 बोरे शक्कर, 2 बोरे चावल। अच्छा देखो ठीक से, बासमती चावल है ना? विक्रांत दुकान पर उतरे माल को चाचा से चेक कराते हुए बोला। तभी दुकान के सामने से सागर को बिना उससे मिले जाते देखा तो उसने आवाज लगाई, क्या बात है भाई, आज दुकान पर आए बिना सीधे कहाँ निकले जा रहे हो? काम छोड़कर सागर के पास चला आया, जो विक्रांत की आवाज़ सुनकर वहीं सड़क पर खड़ा था। क्या बात है यार, आज चाय नहीं पीनी मेरे साथ? देख यार, बस अब तेरी दुकान पर आना हमारा ठीक नहीं, इसीलिए दूर से ही दुआ सलाम ठीक है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं, बस अब जब सारी उधारी चुका दूंगा तभी आऊँगा तुम्हारी दुकान के अंदर। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे यार की दुकान है, तुम्हारी अपनी है, कोई बात बुरी लग गई क्या? क्या चाचा ने कुछ कह दिया या प्रशांत ने कुछ कह दिया? अब छोड़ो ना, मैं कुछ कहूँगा तो लगेगा शिकायत की बच्चा है। जाने दो, तुम उसको कुछ मत कहना। ओ अच्छा, प्रशांत ने कुछ हिमाकत की है, देख मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। तू अंदर तो चल। विक्रांत सागर की बाँह पकड़कर अंदर खींचते हुए बोला। अभी वो दुकान पर नहीं है, आने दो उसको। चाचा जाओ, 2 बढ़िया चाय लेकर आओ। क्या बात है तुषार, आजकल नजर ही नहीं आ रहा, खाना भी साथ नहीं खाता आकर। रमाकांत जी अपनी पत्नी कविता से बोले। क्या बताऊं, जब से वो रिश्ता टूटा है ये तो देवदास बनकर रह गया है, ना ठीक से खाता है ना ठीक से सोता है। तुमने भी तो हद कर दी थी ना, अपनी इतनी लंबी दहेज की लिस्ट थमाकर। इतना अच्छा रिश्ता था, तुम्हारे लालच ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, जब लिस्ट बनाई थी तब तो कोई आपत्ति नहीं थी, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे थे। अब रिश्ता टूट गया है तो सारी गलती मेरी। पूरी जिंदगी तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते गुजर गई, अब क्या मुखालिफत करता? वैसे मेरा तो ख्याल है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने बच्चे के लिए तो हम दोबारा ये रिश्ता जोड़ सकते हैं। दीपेंद्र जी बहुत भले व्यक्ति है, हमें उनसे माफ़ी मांगकर ये रिश्ता फिर से जोड़ लेना चाहिए। दोनों बाप बेटों को तो बस पूरी दुनिया में वही एक लड़की दिखाई दे रही है, तो करो अपने मन की। बड़बड़ाते हुए कविता किचन में चली गई। जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी जी। ओह शुक्रिया, आपको नहीं पता आपने अपनी इसी बहन को क्या दे दिया है? मेरी तो खाली झोली भर दी आपने। शुक्रिया शुक्रिया। कामिनी जी की तो बाछें खिली थी, खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उन्होंने फ़ोन रखते ही प्रशांत को आवाज़ दी। प्रशांत जा दौड़कर बाजार से मिठाई लेकर आ। क्यों, क्या हो गया? अब कौन आ रहा है? प्रशांत ने दूसरे कमरे से ही पूछा। अरे मत पूछ, क्या हो गया है, कौन आ रहा है? बस जश्न की तैयारी करो, इस घर को स्वर्ग बनाने मेरी बहू आ रही है। कामिनी जी खुशी में झूमती हुई अंदर प्रशांत के पास आकर बोली, तेरी भाभी आने वाली है। कौन भाभी, कब आ रही है? अरे वही हूर, उसके पापा का फ़ोन आया है, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। सत्यानाश, उस बेचारी का तो जीवन बर्बाद होने जा रहा है। आपको तो उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। जल्लाद के साथ उसकी शादी होने जा रही है और आप खुशियाँ मना रही है। प्रशांत बोला। चुप रह, जब देखो उल्टा सीधा बकते रहते हो, कहते हुए कामिनी जी ने स्नेही एक हल्की सी चपत प्रशांत को लगा दी। गरिमा ने भी माँ की बात सुन ली थी, वो भी चैक उठी। अरे वाह, हम कब मिलेंगे भाभी से? वो बोली। सब्र रख,
बस अब तो कुछ ही दिनों की बात है। मैं आज ही पंडित जी से बात करके शादी की तिथि जल्द से जल्द निकलवाती हूँ। प्रशांत प्रशांत गुस्से से भरे विक्रांत ने घर में पैर रखते ही प्रशांत को आवाजें लगानी शुरू की। कहाँ है ये नामुराद? तू तो पहले मेरे पास आकर बैठ। कामिनी जी ने विक्रांत की बाह पकड़ते हुए कहा। ऐसी खुशखबरी दूंगी कि मेरी तरह तुम भी खुशी से झूम उठोगे। कैसी खुशखबरी? ये प्रशांत का बच्चा कहाँ छुपा बैठा है? आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। विक्रांत बड़बड़ाई जा रहा था। प्रशांत की उसके मित्र सागर से की गई बदतमीजी के लिए वह क्रोधित हो रहा था। अरे लड़की वालों ने हाँ कह दी है, उनको ये रिश्ता मंजूर है। कौन लड़की? किसका रिश्ता? तेरा रिश्ता। और किसका? मुझे तो अब जल्द से जल्द तेरी दुल्हन को घर लाना है। विक्रांत को भी जैसे अपने कानों पर यकीन ना हुआ हो। मान गए वो लोग? उसने फिर पूछा। हाँ हाँ मान गए, आज दोपहर में फोन आया था। मन ही मन खुश होते विक्रांत अपने आप से बड़बड़ाया। वो लोग मान गए? उसका गुस्सा सारा रफू चक्कर हो गया था। चेहरे पर भी शर्मीली सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। वह अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ा होकर खुद से ही शर्मा रहा था। हाँ भाई, आपने मुझे बुलाया? कहिए। हाँ बुलाया था, मगर क्यों बुलाया था? अच्छा ठीक है जा, ध्यान नहीं आ रहा। क्यों बुलाया था? प्रशांत भाई की ऐसी स्थिति देख चकित था। वह वापस लौट गया। नमस्ते भाई साहब। पंडित जी ने 15 दिन के बाद का सुमुहूर्त निकाला है। बच्चों की शादी का बड़ा सुमुहूर्त है। उम्मीद है आपको कोई परेशानी ना आएगी। कामिनी जी ने बड़े अदब से दीपेंद्र जी से फोन पर वार्तालाप करते हुए कहा। लेकिन बहन जी 15 दिन तो बहुत कम समय है बेटी की शादी की तैयारी के लिए। दीपेंद्र जी की बात बीच में ही काटते हुए कामिनी जी बोली। देखिए भाई साहब, हमें तो बच्ची 2 कपड़ों में चाहिए बस। कोई दहेज कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपसे बस यही विनती है, मेरी बच्ची को बस अब जल्दी से जल्दी मेरे घर विदा करें। जी बहन जी ठीक है, कहकर दीपेंद्र जी ने फ़ोन रख दिया। अरे पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? इतनी रात हो गई, सोए नहीं? दीपेंद्र जी को सोफे पर बैठा देखकर घर के सारे काम संभाल कर सोने जा रही नीलू ने पूछ लिया। तुम भी तो नहीं सोई अभी तक? अच्छा बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जी पापा। कहिए, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारी होने वाली सास का फ़ोन आया था। 15 दिन बाद की तारीख पंडित जी ने निकाली है तुम्हारी शादी के लिए। देखो बेटा, बहुत सादे स्वभाव के बहुत ही सज्जन लोग हैं। लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन यही तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी सोच की परीक्षा होगी। तुम जितने प्यार और विश्वास से उस घर को अपनाएगी, संभालोगी, संवारोगी, उतना ही प्यार और विश्वास तुम्हें मिलेगा। जिंदगी में कभी तकलीफें आए तो खुद पर भरोसा रखकर सामना करना, घबराना नहीं। पापा, आप चिंता ना करें। आपने जो संस्कार, जो शिक्षा मुझे दी है, उसकी वजह से कभी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। चलिए अब चिंता छोड़िए और चलकर आराम करें। दोनों घरों में शादी की तैयारियों शुरू हो गई। कल सुबह का मुहूर्त था। कामिनी जी तो गरिमा की मदद से घर सजाने में जुटी हुई थी, तो प्रशांत अपने दोस्तों संग भाई का कमरा फूलों से सजा रहा था। फोन की घंटी बजी तो नीलू ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा। कैसी है आप? सामने से आवाज़ आई तो नीलू ने चौंक कर पूछा। कौन? इतनी जल्दी भुला भी दिया आपने? तुषार बोला। ओह आप, शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो सही। मुझे पता है आपकी शादी तय हो गई है, बस आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, मुझे पहले भी आपका इस तरह फ़ोन करना पसंद नहीं था, आज भी नहीं है। कृपया आप आइंदा मुझे कभी फ़ोन ना करें। इतना कहते हुए नीलू ने फ़ोन काट दिया। तुषार मायूस होकर रह गया। वाह कामिनी, तुमने तो घर को खूब सजा लिया है। दामिनी कामिनी के पास बैठते हुए बोली।
अरे मेरा बस चले तो चांद तारे भी तोड़ लाऊं घर सजाने के लिए अपनी बहू के लिए। कामिनी जी ने हंसकर कहा। वो बेड पर ही गोल्ड के सेट लिए गरिमा के साथ बैठी थी। एक सबसे भारी वाला सोने का सेट निकालकर दामिनी को दिखाते हुए बोली, देख शादी के समय ये सेट बहू पर अच्छा लगेगा ना। ये तो बहुत सुंदर है और बहुत भारी भी। और ये इतने सारे अपने सारे जेवर बड़ी बहू को ही देने का सोच रही हो क्या? तुझे देख, तुझे प्रशांत की दुल्हन और गरिमा के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। जाने कैसा समय आए, बहू कैसी आए। दामिनी ने कामिनी जी को समझाते हुए कहा, जब प्रशांत की दुल्हन आएगी या गरिमा का विवाह होगा तो ये अपनी किस्मत का जेवर पाएगी। मैंने तो मन बना लिया है, मैं तो सारे जेवर अपनी बड़ी बहू को ही दूंगी। अरे यार, तू ये क्या क्रीम कलर की शेरवानी देख रहा है? ये देख, इसको ट्राई कर, पूरा राजकुमार लगेगा मेरा यार। सागर विक्रांत को एक को काफ़ी महंगी जरीदार शेरवानी दिखाते हुए बोला। ये हुई ना बात, अब लगेगा हमारा विक्रांत दूल्हा लाखों में एक। विक्रांत ने सागर की दिखाई शेरवानी ट्राई की तो उसे देखते हुए सागर बोला, इसकी तो फिटिंग भी इतनी शानदार आई है जैसे हमारे विक्रांत के लिए ही बनी हो। विक्रांत तो अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। अलका जल्दी से तैयार हो जा, रेखा की बहन की शादी में चलना है, हम भी तो देखे चलकर तमाशा। हाँ माँ, बस हो गई तैयार, अलका ने तैयार होते हुए कहा। अरे इन गरीबों की शादी में क्या सज धज कर जाना, शादी तो तेरी होगी देखने वाली। कौशल्या बोली। मम्मा, ये शानो शौकत गरीबों वाली तो नहीं दिख रही। शादी के पंडाल को देखते हुए अलका बोली और जैसे ही उसकी नज़र स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन की ओर गई, वो देखती रह गई। लड़का तो काफ़ी हैंडसम है, इंतजामात भी बहुत अच्छे किए हैं। और माँ, नीलिमा ने जो सेट पहन रखा है देखो कितना सुंदर और भारी है ना। भाभी के मायके वालों में तो इतना दम नहीं, कितना जेवर डालते, सब लड़के वालों ने ही डाला होगा ना। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, आखिर तुम्हारे पापा ने ऐसे ही तो तारीफ नहीं की थी। लेकिन तुझे तो उस शिवम से ही शादी करने का भूत सवार हुआ था। खैर, अब ये सब सोचने का क्या फ़ायदा। जेवर तो खूब चढ़ाया है दूल्हे के परिवार ने नीलू को, लेकिन है तो सब पुराने जमाने का ही। नहीं माँ, आजकल तो पुराने गहनों को एंटीक मानते हुए बहुत फैशन चल रहा है। वैसे तुम तो ये सोचो, आज अगर रेखा की बहन का रिश्ता यहाँ हुआ है तो वो तो हमारी ही बदौलत ना। हमने जिसे रिजेक्ट किया उसके साथ हुआ, हमारा थूका ही तो चाटा है ना। कौशल्या ने कटाक्ष किया और दोनों हंसने लगी। देख तो जरा आकाश को, कैसे अपने ससुराल वालों के साथ जाकर बैठा हुआ है, कोई फिक्र नहीं कि आकर अपनी माँ बहन का भी हाल पूछ ले। कौशल्या बड़बड़ाते हुए बोली। दुल्हन की छोटी बहन मीनू अपनी सहेलियों के साथ स्टेज की ओर बढ़ रही थी कि अचानक प्रशांत से टकरा गई। अरे आंखें नहीं है क्या, देखकर नहीं चल सकते? मीनू ने गुस्सा दिखाया तो प्रशांत झट से बोल पड़ा, ऐसी खूबसूरती को देख आंखें ही चौंधिया गई है तो कुछ दिखेगा कैसे? अच्छा, साज सजावट तो ऐसी कर रखी है जैसे दूल्हे के भाई हो। बिल्कुल सही पहचाना जी, ना चीज को प्रशांत कहती है और मैं दूल्हे का भाई हूँ। जरा अदब से पेश आए मुहतरमा। अगर आप दूल्हे के छोटे भाई हैं तो रुतबा हमारा भी कम नहीं है, हम भी दुल्हन की छोटी बहना है। वो तो साज सजावट से पता चल ही रहा है। प्रशांत भी तपाक से बोला। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हुक्म करे। जी नहीं, हमें तो सिर्फ अपने जीजू से ही बात करनी है, एवं किसी से बात करने का हमारे पास टाइम नहीं। कहकर खिलखिलाती हुई वह अपनी सखिया संग स्टेज की ओर बढ़ गई। सभी ने जाते ही विक्रांत को घेर लिया तो प्रशांत भी अपने मित्रों संग भाई के पक्ष में जा खड़ा हुआ। मीनू जूता छुपाई की नेक मांगने लगी। 21,000 रुपये से 1 रुपया कम पर नहीं मानेगी। हंसी मजाक छेड़छाड़ का अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था।
ये तो सालियों का हक बनता है। विक्रांत दो भी, कामिनी जी कहते हुए विक्रांत ने जेब से 21,000 निकालकर मीनू के हाथ पर रख दिया। लड़कियों की तालियां और शोर से पूरा हॉल गूंज उठा। वाह माँ, आपने भाई की शादी के समय 1,000 दिया था और यहाँ देखो, अलका बोली। अरे तो उस वक्त उनकी जो औकात थी वही तो देना था ना। तुम तो अब अपनी शादी की फिक्र करो कि शिवम क्या देगा, कौशल्या बोली। बड़े पेंडू गामड़े लोग थे, सिर्फ पैसा आ जाने से थोड़ी कोई सोसाइटी में उठने बैठने लायक बन जाता है। कौशल्या पर्स अलमारी में रखते हुए दीनदयाल जी से बोली, आज मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो काम मैंने जिंदगी में नहीं किया था, आज तुम्हारे होने वाले दामाद के कारण करना पड़ा। उसकी नौकरी के लिए किसी से फेवर मांगते मैं खुद को कितना छोटा फील कर रहा हूँ अपनी ही नज़र में। अरे वाह, तो अब शिवम को नौकरी मिल जाएगी ना, कौशल्या खुश होते हुए बोली। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी शारदा बहन जी को बता कर आती हूँ। धर्मेश जी भी बहुत खुश हो जाएंगे, उनकी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। अलका, लो तुम्हारे शिवम के लिए नौकरी का भी इंतजाम तुम्हारे पापा ने कर दिया है। सच्ची? मैं अभी बताती हूँ शिवम को। अलका जल्दी से फोन मिलाने लगी। और सुन, मेरी भी बात कराना उसकी माँ से। बस अब ये नौकरी वो ठीक से कर ले। माँ, आप पहले ये दवाई खाओ। पलंग पर लेटी हुई कामिनी जी को तकिए का सहारा देकर बैठाते हुए प्रशांत ने उनके हाथ में दवा रख दी। गरिमा, पानी दो माँ को, प्रशांत ने पास खड़ी गरिमा से कहा। प्रशांत भाई को फोन कर उसे घर बुला। शादी हो गई लेकिन इसके तौर तरीके वही हैं। बहू अकेली बैठी है और विक्रांत का कोई ख्याल ही नहीं कि पहली ही रात इतना इंतजार करा रहा है। कामिनी जी दवा खाकर प्रशांत से बोली, कोई दिमाग नहीं है इसके पास। हे भगवान, मैं क्या करूं? कितनी रात हो गई है। अरे माँ, भाई कभी अपने दिमाग से चलते हैं कहाँ? वो तो अपने दोस्तों के दिमाग से सोचते और उन्हीं की बातों को समझकर चलते हैं। हाँ, लेकिन आज की रात तो कुछ सोचता। उफ, आज ही शादी करके दुल्हन घर लाया है और आज ही उसको कोई समझ नहीं कि जल्दी घर आ जाए, जाने कहाँ गया है। माँ, आप चिंता छोड़कर आराम करो। गरिमा, तू भी जाकर एक बार देख ले, भाभी को कुछ चाहिए तो नहीं। फिर तू भी आकर माँ के पास सो जा। माँ, आपके कहने से पहले ही मैं भाई को फ़ोन लगा चुका हूँ। फ़ोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। प्रशांत माँ को ज़बरदस्ती लिटाकर चादर उठाते हुए बोला, तो तू ही जाकर उसको ढूंढ के ले आ कहीं से। इस बात से बेहद चिंतित और शर्मिंदा हो रही थी कि आज ही बहू को विदा करके घर लाई और आज ही उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। माँ, आज मेरा जाकर उनको लाना ठीक नहीं, आज तो उनको खुद ही आना होगा। ठीक है, तो फिर जब तक वह घर नहीं आता तुम ध्यान रखना, आए तो दरवाज़ा खोल देना। अम्मा यार देख, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। आज अगर तूने गलती की तो समझ ले उम्र भर की मुसीबत मोल ले ली। यारों का कहा मान कर चलेगा तो सुखी रहेगा। सागर रेस्तरां के एक कोने के टेबल पर बैठे अर्जुन के साथ मिलकर विक्रांत को घेरे हुए था। विक्रांत ने हामी में सर हिला दिया, लेकिन मुझे करना क्या होगा? विक्रांत घड़ी की ओर देखते हुए बोला, आज घर जाने की जल्दी नहीं करनी है। आज से ही भाभी को पता चल जाना चाहिए कि तू किसी के रोब में आने वाला नहीं है। जब तेरा मन करेगा तभी तू घर जाएगा। दूसरी बात अच्छी तरह से समझ ले, आज पहला दिन है, आज ही बिल्ली मार लेना समझे। वो तुझे कोई काम कहे, कोई भी छोटा मोटा काम तुम नहीं करना, ये समझ ले बेटा। आज अगर तुमने उसका काम किया तो उम्र भर तेरे पर हुक्म चलाएगी। आज ही उसको अपने बारे में सब बता देना, क्या पसंद है क्या नहीं। अपने यारों के बारे में बता देना और साफ साफ कह देना
मुझ पर कोई हुक्म चलाए मुझे पसंद नहीं। हमेशा उसे डरा कर रखना, गुरु ऐस करेगा सारी उम्र। विक्रांत का ध्यान बार बार घड़ी की ओर जा रहा था, लेकिन अर्जुन और सागर उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी वेटर ने आकर टोका, साहब रेस्तरां बंद करना है, आप लोग अब बाहर जाकर कहीं और बैठिए। हाँ हाँ जा रही है, सागर ने अकड़ से जवाब दिया। चल यार बाहर चलते हैं। तीनों रेस्तरां से बाहर निकल आए। विक्रांत ने भी राहत की सांस ली। जैसे ही अपनी बाइक की ओर बढ़ने लगा, सागर ने उसे फिर से पकड़ लिया। अरे रुक रुक, अरे जाने दे यार उसे, आज उसकी पहली रात है, भाभी इंतजार कर रही होगी। अर्जुन बोला। तू ठंड रख जरा, वो आगे पान की दुकान खुली है, खाना खा लिया तो अब पान खाना तो बनता है ना। आज तो विक्रांत को पान खिलाए बिना जाने नहीं दे सकते। सागर विक्रांत का हाथ पकड़कर पान के टपरे पर जा पहुंचा और पान वाले से बोला, ला भाई 3 बढ़िया पान। अपने हाथों से उसने विक्रांत के मुंह में पान की गिलोरी डाल दी। सजा हुआ कमरा, बेड को निहारते अकेले बैठी नीलू को नींद आने लगी तो वो वहीं सिकुड़कर लेट गई। गुड्डी झांकने आई, लेकिन भाभी को आराम करते देखकर उल्टे पैर वापस लौट गई। इतने दिन से शादी की तैयारियों ने बहुत थका दिया था, तो नींद तो उसे भी आ रही थी बहुत। माँ के कमरे में आई तो देखा माँ की भी आंखें बंद थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उस पर बड़े जोश से माँ शादी की तैयारियों में जुटी थी। आज सब कुछ ठीक से हो जाने के बाद ही उन्होंने हिम्मत छोड़ी और बेड पकड़ लिया। माँ की नींद में खलल ना हो, इसीलिए बिना आहट किए गरिमा भी दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। थकान के कारण नींद भी तुरंत लग गई। बरामदे में भाई के इंतजार में बैठे प्रशांत ने जैसे ही विक्रांत को देखा तो थोड़ी तल्खी से बोला, भाई क्या करते हो, आज तो जल्दी आ जाते, भाभी अकेली बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, माँ की तबीयत खराब है, फिर भी आपके इंतजार में बैठी थी, हद कर देते हो आप भी। प्रशांत इतना बोलकर अंदर कमरे में चला गया। माँ की तबीयत की बात सुनकर विक्रांत माँ को देखने उनके कमरे में गया तो आहट सुनकर कामिनी जी बोल पड़ी उठी, आ गए विक्रांत, ये टाइम है तेरा घर आने का, घर में नई बिहाता बीवी इंतजार कर रही है और तुम अब थोड़ा जिम्मेदार बनो। हाँ ठीक है माँ, तुम बताओ तबीयत अब ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में और सुन, ये ले। माँ ने सोने के 2 कंगन तकिए के नीचे से निकालकर थमाते हुए कहा, तुझे तो कुछ होश होगा नहीं कि बीवी की मुंह दिखाई की कोई गिफ्ट लेकर आए, ये पहना देना उसे, कहकर माँ ने कंगन उसकी ओर बढ़ा दिए। विक्रांत बिना कुछ बोले जेब में कंगन रखकर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की ओर चला गया। विक्रांत ने कमरे के अंदर आने की आहट से नीलू की आंख खुल गई। वह तुरंत उठ बैठी और चेहरे पर घूंघट खींच लिया। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? विक्रांत ने पूछा। जी 1 गिलास पानी चाहिए था, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद रखना भूल गई होगी, नीलू ने बड़े धीमे स्वर में कहा। कौन मम्मी जी? विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा। आपकी माता जी। ओह अच्छा अच्छा, मैं लाता हूँ पानी। विक्रांत ने पानी का गिलास लाकर नीलू की ओर बढ़ाया तो नीलू घूंघट की आड़ से ही पानी लेकर पीने लगी। विक्रांत के जहन में अचानक सागर की कही बात याद आ गई कि कोई भी छोटा सा भी काम कहे मत करना, सब कुछ पहली रात ही बता देना। नीलू ने पानी पीकर गिलास विक्रांत की ओर बढ़ाया, लेकिन वो पीठ किए खड़ा रहा तो आखिर उसने ही खुद ही गिलास साइड टेबल पर रख दिया। देखो, मैं एकदम साफ साफ बात करता हूँ, मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई का रोब मुझ पर डालो। बड़ा बाजार में मेरी सबसे बड़ी शॉप है, अच्छा कमाता हूँ, लेकिन फिजूल खर्च पसंद नहीं करता। नीलू चुपचाप विक्रांत की बातें सुन रही थी। औरतों वाले त्रिया चरित्र
नखरे रोक टोक पसंद नहीं, इसीलिए मुझे मत दिखाना। मुझे कभी मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे गरम खाना पसंद है और घर में बना खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। खाने में बैंगन और करेला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो मत पकाना बस। विक्रांत जैसे रट्टा मार कर आया था और जल्दी जल्द कहता गया। अचानक उसे माँ के दिए हुए कंगन याद आए तो जेब से निकालते हुए बोला, और ये कंगन तुम्हारे लिए पहन लो। इतना कहकर उसने कंगन नीलू की ओर बढ़ाए, जो अभी तक घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी, तो उसके पास बैठते हुए बोला, लाओ मैं ही पहना देता हूँ। विक्रांत ने पत्नी का घूंघट उठाया तो उसकी खूबसूरती देखता रह गया। विक्रांत ने उसका सुंदर कोमल हाथ अपने हाथ में लिया और कंगन पहनाने लगा, लेकिन उसकी नज़र नीलू की खूबसूरती में डूबी हुई थी। सुबह नीलू की आंख खुली तो वो झटपट उठकर कमरे से लगे बाथरूम में नहाने चली गई। विक्रांत ने बेड पर करवट बदली और हाथ से बगल में टटोला तो बिस्तर खाली था। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसी वक्त नीलू नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसका खिला खिला चेहरा बेहद मनमोहक लग रहा था। विक्रांत एकटक उसे देखता जा रहा था। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सुबह के 5 बजे है, तुम नहा भी आई? विक्रांत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, नीलू ने भी अदब से जवाब दे दिया। विक्रांत जवाब सुनकर चुप रह गया। बाल संवार कर नीलू कमरे से बाहर जाने को हुई तो विक्रांत ने फिर रोक लिया। सुनो जी। नीलू वहीं रुक गई। कुछ नहीं। अच्छा, बाहर कहाँ जा रही हो? वो नीचे जाकर पूजा करूँगी, फिर मम्मी जी के लिए चाय बनाकर उनको देती हूँ। कल रात उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना। नीलू ने मीठी आवाज़ में जवाब दिया। पूजा तो तुम यहाँ बैठकर भी कर सकती हो, और चाय तुम्हें क्या जरूरत है बनाने की, वो गरिमा बना लेगी। विक्रांत किसी न किसी तरह नीलू को अपने पास रोकने का प्रयास कर रहा था। जैसे, हाँ वो तो ठीक है कि पूजा यहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन गरिमा भी तो थकी हुई है और बच्ची है। मुझे तो इस सब की आदत है, अपने घर में भी तो करती थी। आपको कुछ चाहिए? हाँ, एक कप चाय मुझे भी देना। अच्छा, आप भी सुबह जल्दी उठते हैं? नीलू ने उत्साहपूर्वक कहा। पूजा तो तुम यहाँ बैठकर भी कर सकती हो, और चाय तुम्हें क्या जरूरत है बनाने की, वो गरिमा बना लेगी। विक्रांत किसी न किसी तरह नीलू को अपने पास रोकने का प्रयास कर रहा था। जैसे, हाँ वो तो ठीक है कि पूजा यहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन गरिमा भी तो थकी हुई है और बच्ची है। मुझे तो इस सब की आदत है, अपने घर में भी तो करती थी। आपको कुछ चाहिए? हाँ, एक कप चाय मुझे भी देना। अच्छा, आप भी सुबह जल्दी उठते हैं? नीलू ने उत्साहपूर्वक कहा। मैं अभी लाती हूँ चाय। नहीं, रहने दो, और करवट लेकर सोने का प्रयत्न करने लगा। मम्मी जी। नीलू ने चाय की ट्रे कम्युनिटी के बेड के साथ लगी साइड टेबल पर रखते हुए आवाज़ लगाई। कैसी तबीयत है अब? चाय ले लीजिए, फिर दवा भी तो लेनी है। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह उठ भी गई, नहा भी लिया? कामिनी जी नीलू की आवाज़ सुनकर उठ गई थी और चाय की ओर देखते हुए बोली, बेटा चाय तुमने क्यों बनाई? अभी गरिमा उठ जाती तो बना लेती। मम्मी जी, मैंने बना ली तो क्या हुआ? नीलू ने मुस्कुराकर चाय की प्याली कामिनी जी को थमाते हुए कहा। अब जल्दी से बताए, नाश्ते में आप क्या लेगी? अरे बेटा, एक दिन हुआ शादी को और तुम किचन में काम करने लगी। नहीं बेटा, नई नवेली दुल्हन को अभी आराम करो, मैं बना लूँगी। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ आराम करना है अब, और मुझे तो आदत है, पहले उस घर में करती थी, अब इस घर में करूँगी। ये मेरा घर नहीं है क्या? तुम्हारा ही है ये घर बेटा। घर को भी संभालना और घर के लोगों को भी। प्रशांत और गरिमा भी ना समझ है, और विक्रांत जरा जुबान का सख्त बेशक है, लेकिन दिल से बुरा नहीं। मम्मी जी, आप फिक्र ना करें, ये लीजिए दवाई खाइए।
मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाती हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची, मैंने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। शुक्र है भगवान का, कामिनी जी अपने आप से बोली। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही है? लाइए मैं बनाती हूँ नाश्ता। मैं बनाता हूँ नाश्ता, मुझे आता है बनाना। कभी कभी जब माँ की बीमारी के समय अगर गरिमा की भी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं ही बनाता हूँ नाश्ता। आप प्लीज छोड़िए ये सब। प्रशांत किचन में भाभी को काम करते देख बोला। देखो, अब तो ये मेरा भी घर है ना, तो मैं क्या अपने छोटे भाई के लिए नाश्ता नहीं बना सकती? भाई, प्रशांत भावुक होते हुए बोला। हाँ, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन देखो ना, अब देवर के रूप में मुझे एक भाई भी मिल गया। नीलू की बात सुनकर प्रशांत भाव विभोर हो उठा। अच्छा ठीक है, मैं प्लेट लेकर जाता हूँ। और प्रशांत नाश्ते के लिए क्रॉकरी उठाने लगा। तभी गरिमा भी किचन में आ गई। अरे भाभी, मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं बना लेती ना नाश्ता। गरिमा की बात सुनकर नीलू ने मुस्कुराकर उसके गालों को प्यार से छूकर कहा, अच्छा, भाभी के होते हमारी गरिमा काम करेगी। गरिमा भी मुस्कुरा दी। अच्छा भाभी, मैं चाय बना लेती हूँ, कहकर गैस पर दूसरी ओर चाय चढ़ाने लग गई। प्रशांत, तुम्हारे भैया नहीं आए नीचे अभी तक? तुम बुला लाओ उनको भी, नाश्ता रेडी है। ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा बुलाने, मुझे सुबह सुबह डांट थोड़ी खानी है। वैसे भी वो मनमर्जी के मालिक है, जब उनको आना होगा आएंगे, कभी साथ बैठकर नाश्ता नहीं करते। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ, कहकर नीलू ऊपर की ओर चली गई। बेवजह बेचारी भाभी पर भी चिल्लाएंगे। प्रशांत गरिमा से बोला, सुनिए, आप भी उठ जाइए ना, नाश्ता तैयार है। करवट लेकर सो रहे विक्रांत को जब नीलू ने आवाज लगाई तो वो झट उठ बैठा। आप ब्रश करके आ जाइए, सब नाश्ते के लिए आपका वेट कर रहे हैं। नीलू की मीठी आवाज़ सुनकर विक्रांत तुरंत उठकर बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगा। मम्मी जी, ये आपका नाश्ता, और देखिए ये पूरा फिनिश करना है। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा, तभी तो ताकत आएगी और दवा भी असर करेगी ना। नीलू ने मान से समझाते हुए मम्मी जी की प्लेट में पराठा और दही परोस दी। तभी विक्रांत भी नीचे चला आया। उसने आकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर चुपचाप नाश्ता करते देख माँ, प्रशांत और गरिमा तीनों के चेहरे पर सुकून भरी खुशी नजर आ रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो प्रशांत ने फोन उठाया। नमस्ते अंकल जी, सब ठीक है? हाँ जी, मम्मी भी ठीक है, ये लीजिए, उनसे बात कीजिए। प्रशांत ने फ़ोन माँ की ओर बढ़ा दिया और धीरे से बोला, भाभी के पिताजी का फ़ोन है। नमस्ते भाई साहब जी, बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो घर में मेरी प्यारी सी बच्ची नीलू जो आ गई है, तो वैसे भी ठीक ही रहूँगी। आप बताइए क्या हाल चाल है? जी बहन जी, सब ठीक है, बस आपका आशीर्वाद नीलू पर बना रहे। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि क्या संभव होगा कि पग फेरे की रस्म के लिए दोनों बच्चे हमारे यहाँ आ जाए और फिर रात के डिनर पर आप सब भी आ जाए। दरअसल गीता और रेखा बेटी ने भी अब वापस अपने घर जाना है और फिर वो अपनी ननद की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी, तो आना उनका मुश्किल होगा। और उनके बिना मेरे लिए, आप तो जानती हैं, नीलू की मम्मी के चले जाने के बाद ये सब काम रेखा और गीता ही देखती है। मुझे काफ़ी मदद हो जाती है। दीपेंद्र जी भावुक स्वर में बोले। अरे भाई साहब, दोनों बच्चे जरूर आ जाएंगे, अभी नाश्ता कर ले तो मैं उन्हें तैयार होने के लिए कह देती हूँ। शुक्रिया बहन जी। नीलू का जीजा आकाश उन्हें लिवाने आ जाएगा 2 घंटे बाद। आप लोग शाम को जब कहे तब वो आप लोगों को लिवाने भी आ जाएगा, दीपेंद्र जी बोले। अरे नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहे, हम तीनों अपने आप पहुंच जाएंगे।
प्रशांत है ना हमारे साथ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, बस यही गुजारिश है, आप सब आना ज़रूर। अगर कार की ज़रूरत हो तो निसंकोच बताइएगा प्लीज़। बेटा, तुम्हारे पापा का फ़ोन था पग फेरे के लिए, तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाओ। मुझे दुकान जाना है, मेरे पास टाइम नहीं कहीं जाने का। क्या मतलब है, तेरा टाइम नहीं है? एक दिन हुआ शादी को, दुकान जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं, प्रशांत देख लेगा दुकान। तुम्हारे ससुर ने कितने मान से बुलाया है, तो आपकी बहू अकेली चली जाए? क्या विक्रांत नीलू के साथ अपनी ससुराल जाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।